यदि ना समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है, और समझने की कोशिश करें तो जटिल हो जाएगा सवाल ये। कारण ये है कि चीजें बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। हम कांग्रेस या भाजपा का नाम लेकर ही संविधान के विरोध की बात नहीं कर सकते। वो दो राजनीतिक दलों का मामला नहीं है, बल्कि वो संविधान के विरोध में वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सा टेम्परामेंट है, उसको हमें पहचानना पड़ेगा। और उसको पहचानने के लिए हमारा एक पैरामीटर होना चाहिए कि 1950 में इस संविधान को लागू होने के बाद क्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आने थे लोगों के। और जो लोग इन परिवर्तनों का विरोध करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के रूप में है, चाहे वो कांग्रेस के रूप में है, चाहे वो भाजपा के रूप में है, चाहे वो कही जाने वाली बहुजन समाज की जो राजनीतिक दल हैं उनके रूप में बैठे हैं, वो सभी संविधान विरोधी हैं। क्योंकि संविधान तो हमारा एक तरह से जो यहाँ का आम जनमानस है, जो आम जनमानस है भारत का, उसका महाअधिकार घोषणा पत्र है। अब आम जनमानस कौन है? आम जनमानस है जो अपने श्रम से अपनी आजीविका कमाता है। और श्रम से आजीविका कौन कमाता है? जरा देखिए, 50% स्त्रियां श्रम से अपनी आजीविका कमाती हैं। शूद्र और अतिशूद्र दोनों श्रम से अपनी आजीविका कमाते हैं। और इस आजीविका के ऊपर जो सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत का निर्माण करके जो कैपिटलिस्ट क्लास और रूलिंग क्लास बना, वो बना यहाँ का अपर क्लास, अपर कास्ट जिसे आप कहना चाहिए, जिसके हाथ पर शिक्षा का जिस पर नियंत्रण था, जिसका यहाँ की जो रूलिंग है, जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, उस पर नियंत्रण था। और तीसरी चीज, यहाँ की जो पूंजीगत सत्ता है उस पर नियंत्रण था। तो ये तीन लोग कौन है? ये तीन लोग कमेरे वर्ग नहीं है। कमेरे वर्ग कौन है यहाँ? जो यहाँ का शूद्र, अतिशूद्र और इससे धर्म परिवर्तित लोग, वो कमेरे वर्ग हैं। और दूसरा जो महिलाएं हैं वो कमेरे वर्ग हैं। अब देखिए, इस संविधान को जब लागू हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो ये कमेरा वर्ग है, स्त्रियां हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, इनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो इनको क्या कह रहा है ये संविधान? ये संविधान एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो कल खास थे, जो कल खास थे, उनको आम बनना पड़ेगा। और जो कल आम भी नहीं थे, उन्हें भी आम बनना पड़ेगा। मतलब नीचे से वो लोग जो वंचित हैं किसी एक और अनेक कारण से, ये भारत के संविधान होने की वजह से वो ऊपर उनका स्तर उठ रहा है। और जो खास हैं, जिन्होंने शिक्षा पर, जिन्होंने सत्ता पर, जिन्होंने आर्थिक पूंजी पर हजारों साल से नियंत्रण किया है, और उस नियंत्रण की वजह से बाकी लोगों का शोषण किया है, उनको ये संविधान कहता है कि भैया आपको आप बनना पड़ेगा। मतलब कहना है कि ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में सभी लोगों को समानता स्थापित करने का दस्तावेज है। तो अब निश्चित रूप से हमें देखना पड़ेगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि संविधान ये चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान बने, हर एक तरह से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तरीके से। और उसकी संविधान में उसने व्यवस्था की। लेकिन जो लोग ये नहीं चाहते कि ये लोग समान बने, वही वास्तव में संविधान के विरोधी ताकतें हैं। वही संविधान के विरोध में खड़े हैं। क्यों संविधान के विरोध में खड़े हैं? कि उनको ये पता है कि हम मुश्किल से 10% लोग हैं,
और हम 10% लोग यहाँ की 90% राजनीतिक सत्ता को, आर्थिक सत्ता को और शिक्षा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं उनकी हिस्सेदारी मात्र 10% है। तो भारत का संविधान क्या कह रहा है? भारत का संविधान और किसी भी देश का संविधान जो है, वो संविधान बहुसंख्यक, संख्या के आधार पर संचालित होता है, जन कल्याण के आधार पर संचालित होता है। तो वो कहता है जिसमें अधिसंख्य लोगों का कल्याण जुड़ा है, हम ऐसी नीतियां बनाएंगे। तो भारत का जो संविधान है वो उन आम लोगों के, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कल्याण का मसौदा तैयार करता है, जिससे कि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। अब आप देखिए कि उस समाज व्यवस्था की कल्पना कीजिए जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले इस देश में नहीं थी, क्योंकि हम जिस समय अब सांस ले रहे हैं तो हमें उस तरह की विषमताएं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जरा पीछे की तरफ जाके यदि आप देखें तो जो अछूत हैं विशेष रूप से, उनका भोजन क्या है कि यदि मृत जानवर मर जाए तो उसको उठाकर ले जाना है, उसका जो मांस है उसको धूप में सुखा लेना है और कालांतर में उसका प्रयोग करना है। ये समाज व्यवस्था थी। आप देखिए किसी देश में शायद इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई लोगों ने। क्यों बनाई? क्योंकि खाली गुलाम ही नहीं बनाया, काले लोग गुलाम थे वहां, गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि गुलामों का भी एक जो जीवन होता है, उस जीवन का अधिकार भी हमारे यहाँ लोगों को नहीं दिया गया। जिससे क्या होता है कि जो आत्म संकल्पना, आत्म चेतना, आत्म ज्ञान, आत्म अनुभव, ये जो उसको एहसास होते हैं, उसे कभी एहसास ही होने नहीं दिए और वो जानवर का जीवन जीता रह गया। दूसरी तरफ फिर से पीछे की तरफ देखें तो जो शूद्र है, जो आज का पिछड़ा वर्ग है जिसको हम कहते हैं, उस शूद्र का काम क्या है कि वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा और उस सेवा के बदले में जो उसका पुरस्कार होगा, मतलब मेहनताना होगा। जैसे आजकल हम यदि सब देखें, गुरमेल साहब और मैं जो है, यदि उस थ्योरी को देखें तो हम लोग सब शूद्र वर्ग के लोग हैं कि हम जो है सरकार की नौकरी करते हैं। लेकिन सरकार यदि आप देखिए कि हमें हमारा हर महीने मेहनताना नहीं देती तो शायद हम फिर से उसी जीवन को, नरकीय जीवन को जी रहे होते। लेकिन सरकार क्या करती है, एक नियम के तहत हर महीने हमारा मेहनताना देती है। इस संविधान के पहले सेवा तो करेंगे, सेवा के बदले में यदि हमने कुछ अपना अधिकार मानने की कोशिश की तो पता चला हमें उसके लिए भी सजा दी जाएगी। तो वो जो सजा दी जाती है तो क्या होता है कि हमारी सोच जो है वो स्लेवरी थिंकिंग, मतलब पूरी तरह से गुलाम सोच बन जाती है और हम अपनी स्वतंत्रता या उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बारे में चर्चा नहीं करते। भारत का संविधान एक झटके में उस हजारों साल की जो जंजीरें हैं उन जंजीरों को तोड़ देता है। अब जब उसने जंजीरें तोड़ दी तो उन लोगों की जिन्होंने हजारों साल से समाज पर नियंत्रण किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उसको बेचैनी हो रही है कि जो कल, और देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने अलीगढ़ में इस भाषण को दिया था कि कल तक जो हमारी झूठन पर पलते थे, जो हमारे जूते उठाते थे, वो आज हमारे ऊपर जाकर बैठ रहे हैं। तो ये वो मानसिकता है जो हजारों साल से चली आ रही है, जो मानसिकता जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर, कहीं कहीं जेंडर के आधार पर वो दिखाई देती है। तो ये जो संविधान विरोधी जातियां हैं, इनके जो उद्देश्य हैं और जो आगे की चीज है उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा और उसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग इस चीज़ की बात जरूर कर रहे थे जिसको उल्पेश जी लास्ट में कह रहे थे कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट कुछ नहीं होता। बेसिकली वो उनका सामाजिक दर्शन है जिसको उन्होंने धर्म के माध्यम से स्थापित किया। सर 1 मिनट में रोकना चाहूंगा, जो मेरा मतलब था। एक सेकंड बस, मैं अभी
मैं आपके ओके, ओके। उसको नहीं कर रहा काउंटर, नहीं, ये नहीं, मैं नहीं, मैं ऑडियंस के जो लिए कर डेफि रहा हूँ, नहीं, ये मैं नहीं, नहीं, ऑडियंस मैं के जो लिए कर बात रहा हूँ कि रखना चाहता था, 2 मिनट मैं मुझे दे बात रख लूँ दीजिए। अब। सर मैं रख लेता हूँ, बाद में आप रख लीजिए, कंटिन्यू करिएगा। मैं जो कहना चाहता था कि हमारी आइडेंटिटी इन्होंने बनाई है। हम लोग वास्तव में जो हमारी आइडेंटिटी ना तो जातिगत आइडेंटिटी है, ना तो किसी शूद्र या किसी जातिगत जो हम मानते हैं। तो मैं बस उतना ही कहना चाहता था, ये समाज में फैली है, ये बात सही है आपकी। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग अछूत थे, ऐसा लोग मानते भी है, अछूत थे, ये वास्तविकता है, लेकिन वो वास्तव में अछूत नहीं थे, उनको बनाया गया था। ये मेरा जो कहने का तात्पर्य था, बस मैं उतना ही कहना चाहता। जी, जी सर, कंटिन्यू करें सर। हमें समाज की जो बीमारी है उस बीमारी को अक्षर से स्वीकार करना पड़ेगा पहले, और फिर उसके इलाजों की तरफ चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या हमारे साथ हुआ है, इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा है, और आज भी क्या हो रहा है उस चीज को भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हाथरस में मनीषा के साथ बलात्कार होता है, और उस बलात्कार का विरोध करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो मीडिया है, वो अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन निर्भया के साथ जब होता है तो मीडिया और पूरा देश एक साथ खड़ा होता दिखाई देता है कि साहब ये जैसे क्या हो गया। मनीषा और निर्भया के बारे में हम जो ये सामाजिक दर्शन है यहाँ का, मैं बार बार कह रहा हूं, सामाजिक दर्शन किसने बनाया है? यहाँ की जो रूलिंग क्लास है उसने बनाया है। और रूलिंग क्लास कौन बनती है? यहाँ की रूलिंग क्लास बनती है जो यहाँ की पावर्स पर, जो सत्ता पर नियंत्रण करती है। सत्ता क्या है? पहली सत्ता है जो शिक्षा से निकलती है, जिस पर ब्राह्मणों का नियंत्रण था, एकाधिकार था। दूसरी राजनीतिक सत्ता है, वो उस पर क्षत्रियों का नियंत्रण था। और तीसरी जो आर्थिक सत्ता है उस पर जो वैश्य है उनका नियंत्रण था। तो आप देखिए कि जब ये तीन सत्ता पर उनका नियंत्रण है तो डिसीजन कौन लेगा? समाज पर नियंत्रण किसका होगा? समाज की व्यवस्था कौन बनाएगा? समाज के नियम कौन बनाएगा? और लागू कैसे और कौन करेगा? वही करेंगे। उन्होंने उस व्यवस्था को थोपा, और बहुत सारे समय हमारी मजबूरी में उस व्यवस्था को हमें अंगीकृत करना पड़ा। हम उसके हिस्सा थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन इस भारत के संविधान ने उस व्यवस्था को एक झटके में, मैंने उसको कहा दर्शन, वो दर्शन था उनका। हमारा जो संविधान का दर्शन है, उस संविधान के दर्शन ने एक झटके में उस दर्शन को खत्म कर दिया, सैद्धांतिक रूप से। व्यवहारिक रूप से खत्म होना बाकी है, क्योंकि इस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन है वो झटके में नहीं आते, बल्कि टाइम लगता है। जैसा गुरमेल सिंह साहब ने कहा कि राजनीतिक रूप से तो समानता संविधान के लागू होने से आ गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानताएं नहीं आई। तो उन समानताओं को आने की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में हम घुसे हुए हैं। गुरमेल सिंह साहब आज यूएई से बैठे, मैं आज एक डिपार्टमेंट में बैठा हूं। तो ये समानता के एक मानक हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जितनी राह आसान हम समझ रहे थे, उतनी राह आसान भी नहीं है। कि जिस संविधान के माध्यम से इस तरह के परिवर्तन आ रहे थे, संविधान की विरोधी ताकतें संविधान की उन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर उन संवैधानिक संस्थाओं में जाकर शीर्ष पर बैठ गई हैं, और शीर्ष पर बैठकर वो संविधान के विरोध में काम कर रही हैं। जैसे आप भी कह रहे थे और गुरमेल साहब भी कह रहे थे कि संविधान का जो कस्टोडियन है वो सर्वोच्च न्यायालय है। यदि हम कहें तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है उसको संविधान का कस्टोडियन माना जाता है कि वो उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन मेरा निष्कर्ष ये है कि संविधान के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं,
वो भारत के संविधान की वजह से बैठे हैं वहां जाकर। वो बार बार जो टेबल पर हथौड़ा पीट पीट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, वास्तव में वो हथौड़ा पीट पीट कर कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते रहते हैं लगातार आए दिन। आप जितने निर्णयों को देखिए, वो निर्णय भारत के संविधान की जो उद्देश्य का है उसकी मौलिक भावना के विपरीत दिए जाते हैं। क्यों विपरीत दिए जाते हैं? कि जो ये न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की यदि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को आप देखने की कोशिश करें, तो ये वही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों के अधिकारों के विरोध में खड़े होते हैं। और मैंने पहले ही चीज स्थापित की थी इस चीज को, कि वो लोग जो समाज व्यवस्था में यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों के विरोधी थे, वही संविधान के भी विरोधी हैं। और उन्हीं को यदि आप सुप्रीम कोर्ट में बिठा दोगे तो वो क्या निर्णय देंगे? वो निर्णय इस भारत के संविधान के माध्यम से चर्चा करते हुए भी वो पता चला संविधान की मौलिक भावना के विरुद्ध ही निर्णय देंगे। तो उनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि वो यथा स्थितिवादी समाज बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि शीर्ष पर ब्राह्मण रहे, उसके बाद क्षत्रिय रहे, उसके बाद वैश्य रहे, और नीचे फिर जो आज के हम जिनको कह रहे हैं मूल निवासी जो हैं, लेकिन उनके दर्शन में जो शूद्र अति शूद्र हैं वो नीचे रहे, वो उनके सेवक रहे, वो उनके दास रहे, वो उनके गुलाम रहे, बिना शर्त के वो उनकी सेवा करते रहे और सेवा का कोई फल ना माने। तो ये उनका उद्देश्य है। और उद्देश्य हजारों साल से एक नए तरह का समाज की रचना तो हुई है, लेकिन उस रचना के बाद भी दुनिया में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो फ्रांस का समाज है वो पूरी तरीके से चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ। वेस्ट में जो चर्च का एकाधिकार हुआ करता था, वहां जब रेनेसा हुआ तो उस रेनेसा के बाद चर्च की महत्ता खत्म हो गई। और आप देखिए पश्चिम के देशों में आज कि चर्च में जाले लगे रहते हैं। मैं तो खुद ऑस्ट्रिया वगैरह घूमा और वहां के इतने विशाल चर्चों में जब मैं गया तो चर्चों की दयनीय हालत देखकर मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चर्च को यहाँ के लोग खारिज कर चुके हैं, बस एक एनुअल फंक्शन के रूप में चर्च का सहारा लेते हैं लोग। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 1950 के बाद, एक तरफ तो वो थे जो संविधान के विरोधी हैं, हमारे अधिकारों के विरोधी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन इस भारत के संविधान के लागू होने की वजह से आया, क्या उन्होंने उस परंपरागत समाज व्यवस्था को खारिज किया? उन्होंने भी खारिज नहीं किया। अफसोस की बात यह है। और उन्होंने भी संविधान के माध्यम से जिस तरह की समाज रचना का निर्माण करना चाहिए था, वो समाज रचना का निर्माण नहीं की। जो एलिट क्लास, एलिट मूल निवासी क्लास जो बनकर आया, उसने ये सोचा कि ये परिवर्तन हमारे इस भारत के संविधान की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी खुद योग्यता की वजह से मिले हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खुद का कहना था कि योग्यता जो है अवसर से विकसित होती है। जिसको अवसर मिलता है वो योग्य बन जाता है, और जिसको अवसर नहीं मिलता उसको अपनी योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर ही नहीं मिलता, तो वो योग्य नहीं बन पाता। तो जिनको अवसर इस भारत के संविधान के माध्यम से मिले, उनको ये गलतफहमी आज भी है कि हम तो अपनी योग्यता की वजह से यहां पहुंचे हैं और इसमें भारत के संविधान की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए जब वो अपनी उस सफलता का श्रेय देने की तरफ जाता है, तो वो श्रेय देने के लिए फिर से हजारों साल से जिसने उसको गुलाम बनाया था जिस व्यवस्था में, पता चला उसी ब्राह्मणी व्यवस्था के शरणागत हो जाता है, और ब्राह्मण व्यवस्था फिर उसको मुक्ति का एक अलग मार्ग दिखाने की कोशिश करती है। और वो दो तरफा होता है कि वो उससे अपने समाज से कटता है और दूसरे लोगों से वो जुड़ता चला जाता है। उसके जो आर्थिक संसाधन है, वो आर्थिक संसाधन पोषक होते हैं उस दूसरे जो संविधान के विरोधी और उसके अधिकारों के विरोधी लोग हैं उनके लिए। और अपने समाज के लिए उसका जो पे बैक टू सोसाइटी जिस सिद्धांत को
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के माध्यम से बामसेफ ने अपना एक एक्शन प्लान और विजन बनाया, उसके खिलाफ वो जाता है, वो उसको कंट्रीब्यूट नहीं करता। नहीं तो आप सोच के देखिए कि आज जब 70-72 साल के बाद दिल्ली में संसद से कुछ दूरी पर जंतर मंतर पर भारतीय संविधान को जब जलाया जाता है जंतर मंतर पर, और वो लोग क्या कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे। वो पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ गवार नहीं थे। वो जंतर मंतर पर जलाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर उसको देखती रहती है। संसद में बैठे हुए जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सांसद हैं, उनकी कोई रिएक्शन नहीं आती। वो तो मूल निवासी जो एक्टिविस्ट थे, जब उन्होंने थोड़ा सा शोरगुल किया तब पुलिस एक्शन में आई और उनको गिरफ्तार करने की तरफ बढ़ी। इसका मतलब ये है कि आज भी एक बड़ा जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है, जिसका मीडिया पर नियंत्रण है, जिस पर राजनीति में नियंत्रण है, जिसका आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण है, वो इस संविधान के विरोध में लगातार काम कर रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और वो समाज में इस तरह का भ्रम फैला रहा है कि इस संविधान से कुछ नहीं हो सकता, जबकि ऐसा तो नहीं है। संविधान से ही परिवर्तन हुए। उसको पता है कि संविधान से क्या होने वाला है। उसको पता है कि ये संविधान नहीं होता तो वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता, वो होम मिनिस्टर नहीं होता, उसको पता है। लेकिन वो संविधान के माध्यम से अपने अधिकार तो सुरक्षित कर रहा है, लेकिन दूसरों के जो अधिकार है उसी संविधान के माध्यम से वो खत्म करता चला जा रहा है। और जो ये निजीकरण है, ये संविधान के विरोधी है। वो जो रणनीतियों की बात हम कर रहे हैं ना, वो रणनीतियां क्या कर रहा है? आप सोच के देखिए, भारत का संविधान निर्माण, जैसे मैं क्लास में भी अक्सर कहता हूं कि भाई हम आज गरीब राष्ट्र हैं या 1950 में गरीब राष्ट्र थे, तो निश्चित रूप से बच्चे कहते हैं साहब 1950 में गरीब राष्ट्र थे। तो मैंने कहा जब हम गरीब देश थे तो हम गरीब देश होने के बावजूद भी हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना रहे थे, बड़ा एक स्कूलों का नेटवर्क खड़ा कर रहे थे, बड़े हॉस्पिटल खड़ा कर रहे थे, बड़े मेडिकल कॉलेज खड़ा कर रहे थे, और सबको फ्री में इलाज करा रहे थे। आज जब हम कह रहे हैं कि हम तो साहब विश्व की एक महाशक्ति बन रहे हैं, तो हम शिक्षा को निजी क्षेत्र में बेच दे रहे हैं, हॉस्पिटलों का निजीकरण कर दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, रोड पे चलने का भी टैक्स ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे नहीं कर रहे, एयरपोर्ट्स को बेच दे रहे हैं निजी क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो निजीकरण के माध्यम से वो दो चीजें कर रहे हैं कि जो भारत के संविधान के माध्यम से निजी हाथों में जो ज्यादा संपत्ति थी, संविधान ने निकालकर जो आम लोगों के लिए उस संपत्ति को दिया था कि वो भी अपना जीवन जी सकेंगे, उस संपत्ति को पुनः वो आम लोगों के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से फिर से अपने ऊपर केंद्रीकृत कर रहे हैं, अपने ऊपर नियंत्रित कर रहे हैं। जब एक बार वो नियंत्रण कर लेंगे उस पूंजी पर, तो फिर आम लोगों का जीवन क्या होगा, कैसे वो बेसिस डिसाइड करेंगे? अभी तो सरकार जितनी नीतियां बना रही है वो निजी क्षेत्र के फेवर में बना रही है। और आप यदि इस निजीकरण के बाद के समय को यदि आप देखो, तो मैं एक उदाहरण दूं कि एक मॉल में कोई बच्चा काम करता है, वो सवेरे 9 बजे से शुरू होता है और रात को 11 बजे वो फ्री होता है। सैलरी उसकी कितनी होती है? 12,000 रुपया। 12,000 में उससे इतना काम कराया जाता है, और बाहर उस 12,000 रुपया में जब उसके पास 2 बच्चे होंगे, तो जब ठीक से भी स्कूल की फीस देने की बात आएगी, तो वो फीस कम से कम 3,000 रुपया महीना उसकी फीस होगी। 3,000 रुपया महीना। बाहर किराए का मकान लेगा तो 5,000 रुपया महीना उसको मकान भी किराए का मिलेगा, एक छोटा सा। 5-3 8,000 रुपया तो ये हो गया। और यदि 4 लोग हैं तो फिर 4,000 में खाने का भी मामला नहीं होगा। वो पूरी तरीके से निर्भर रहेगा, मतलब हैंड टू माउथ रहेगा, कि उसके पास सोचने का काम कुछ होगा नहीं, बस वो आजीविका लगा रहेगा और किसी तरीके से अपना और अपने परिवार को जीवित बनाए रखेगा। तो वो बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल क्लास के रूप में जो डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हुआ। और इसलिए जो एक संविधान सम्यक भारत का निर्माण जो होना चाहिए था, क्योंकि संविधान खाली एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधान
दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधान एक विचार है। और संविधान सम्यक विचार के आधार पर जब तक संविधान सम्यक समाज का निर्माण नहीं होगा, तब तक संविधान सम्यक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और जब तक संविधान सम्यक भारत का निर्माण नहीं हो सकता, तब तक हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित नहीं कर सकते। एकाध कोई पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति यदि स्थापित हो जाए तो उससे हमें मतलब उस तरह की बात नहीं बनेगी। करने का जो रोकने का काम है, उसके लिए तो बामसेफ ने BS4 अभियान चलाया हुआ है, डोर टू डोर BS4, मेरी शान भारत का संविधान। देखिए, जब आप किसी विचार का निर्माण करते हैं तो वो विचार आपके मस्तिष्क को एक दिशा देता है और आपके व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। आज सवेरे जब कोरोना से पहले हम लोग बोध गया से लौटकर मेरी शान भारत का संविधान डोर टू डोर BS4 के कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम कोचिंग संस्थान जितने हैं उनमें जाएंगे और उनमें जाकर जो भी विद्यार्थी हमें मिलेंगे, विद्यार्थी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के हो, हम उन सबको भारत के संविधान के बारे में जागरूक करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो भारत की सरकार जो कर रही है हमारे लिए, वो कोई हम पर उपकार नहीं कर रही, बल्कि भारत के संविधान ने उनको ये निर्देशित किया है, जिसको अल्पेश जी आप कह रहे थे कि नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं उसके नागरिकों के लिए, उसने पूरा क्लियर कट कर रखा है। तो हम लोगों ने जितना उसको लेकर गए तो लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और सच में संविधान के सपनों का यदि भारत का निर्माण होगा तो ये तो सच में बहुत अच्छा होगा। उसके बाद कोरोना आ गया, काफी चीजें रुकी। उसी कोचिंग के एक जो डायरेक्टर थे, आज सवेरे उनका फोन आया, मेरे पास उनका फोन भी फीड नहीं था। सवेरे फोन आया और सवेरे फोन आके उन्होंने कहा कि सर वो आपसे मिलना था। मैंने कहा बताइए। वो सर आप हमारी कोचिंग में आए थे और आपने संविधान के बारे में एक हमारी क्लास ली थी, सब लोगों के, हमारे विद्यार्थियों के भी, और संविधान की उद्देशिका को बांटा था आपने। सर यदि वो संविधान की उद्देशिका कुछ मुझे मिल जाए तो मैं एक दूसरे संस्थान में जाकर उसको बांटना चाहता हूं और एक संविधान दिवस के ऊपर कार्यक्रम करना चाहता हूं। मैं आया, मैंने उनको 50 संविधान की उद्देशिका दी और उन्होंने उस काम को विद्यार्थियों में लेकर गए। मैं कहने का क्या मतलब था कि हमें संविधान के कार्यक्रम को जब तक हम एजुकेशन का एजेंडा नहीं बनाएंगे, जब तक हम जो यूथ हैं भारत के उनका एजेंडा नहीं बनाएंगे, तब तक भारत के संविधान के हिसाब से जो समाज रचना होनी चाहिए वो समाज रचना नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो आज के युवा हैं वही कल इस समाज को और इस देश को नियंत्रित और निर्देशित करेंगे। तो बेहतर यह है कि हमें उनको तैयार करना पड़ेगा इस बात के लिए कि भाई आपको किस तरह से भारत के संविधान के हिसाब से समाज बनाने की आवश्यकता है। दूसरी जो चीज है कि हमारे पास, हमने उस मुस्तैदी के साथ उस एजेंडा को लागू नहीं किया, लेकिन जब हम 2018 में बोध गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में बामसेफ के जब BS4 कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे थे तो हमें अंदाजा नहीं था बिल्कुल कि इसको इतनी सफलता मिलेगी। आज हम मात्र 3 सालों में ये देख रहे हैं कि कोई भी संगठन हो, इवन समाजवादी पार्टी ने भारत की संसद में जो शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन में आरक्षण वाला जो बिल फड़वाया था और कहा था कि हम इसका हमेशा विरोध करेंगे, आज वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लोग भी संविधान दिवस मना रहे हैं लखनऊ में। संविधान की उद्देशिका को आज वो भी लोगों को बांट रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केंद्र में लेकर आ रहे हैं।
भारत की संसद में बैठा हुआ जो दल है, जिसने एक समय जो यहाँ के बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों का विरोध किया था, जो संविधान के माध्यम से उन्हें मिले थे, मंडल कमीशन के माध्यम से, संविधान ने के माध्यम से उनको अधिकार मिले, वो भी आज संविधान के इसी उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए संसद में बैठकर संविधान दिवस मना रहे हैं। तो आप देखिए कि आप यदि इस संविधान को जितना व्यापकता के साथ समाज में विद्यार्थियों और शिक्षा का मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ये मुद्दा बनेगा तो हमारे हाथ में एक चीज है, राइट टू वोट। हर 5 साल में चुनाव से तय तो हम ही करेंगे कि किसको सत्ता में रहना और किसको सत्ता से बाहर जाना है। यदि हम इसको करने में कामयाब रहते हैं तो सत्ता पर वही लोग बैठेंगे जो भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे। जो लोग उसके विरोध में काम करेंगे उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की यूथ में और उन वोटर्स में चीजों को डेवलप नहीं करते तब तक बात नहीं बनने वाली है। जैसे हमें इस चीज की चर्चा करनी चाहिए कि कोरोना में आखिर इतनी मौतें क्यों हुई, ऑक्सीजन का संकट क्यों हुआ, और हमें सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, किसी राजनीतिक दल पर नहीं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, बल्कि सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि ये भारत सरकार का फेल्योर था, ये दिल्ली की सरकार का फेल्योर था, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का फेल्योर था, ये महाराष्ट्र की सरकार का फेल्योर था। हमें इस चीज को जब तक हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे सरकारों के कॉन्टेक्स्ट में, तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों से और आगे चलकर हमें बात करनी पड़ेगी। ये नहीं बात करनी पड़ेगी कि कल को समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ गई और उस सरकार में बैठे हुए लोग यदि हमारे लोग हैं जो जो शरीर से हमारे हैं लेकिन विचारधारा से भी पूरी तरीके से हमारे नहीं है, यदि वो लोग हैं तो हम उनके करे हुए कामों पर शांत हो जाएं, वो गलत बात है। मैंने कई बार एमएनटी के कार्यक्रमों में इस चीज को स्थापित करने की कोशिश की है कि जिस प्राइवेटाइजेशन को, जिस निजीकरण को, संविधान के विरोध में निजीकरण हुआ, जिस निजीकरण को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाया, आगे भारतीय जनता पार्टी ने उसे और तेजी से बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी और मायावती जी ने उसी को आगे बढ़ाया, तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब यह है कि हमें अब सरकारों पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि इस संविधान को लागू करने या इसको फेल करने में इन राजनीतिक दलों नहीं बल्कि इन राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित जो सरकारें हैं वो क्यों फेल हो रही हैं, और उन फेल करने के पीछे उसका जो हिडन एजेंडा है वो हिडन एजेंडा क्या है। यदि हम इसको देख न पाने में सफल होते हैं तो संविधान की जो विरोधी ताकतें हैं वो भी फिल्टर होंगी, उनकी जो रणनीतियां हैं वो हमारी समझ में आएंगी, और उन रणनीतियों के लिए हमें उसको कैसे काउंटर करना है, हमें जो यहाँ के संविधान के समर्थन में जो लोग हैं उनको कैसे तैयार करना है, वो हमें मदद मिलेगी। मुझे लगता है इस तरफ हमें चलना पड़ेगा। मैं बस 2 बातें कहूंगा। पहली चीज गुरमेल सिंह साहब ने बात कर डाली है, जागरूकता जागरूकता जागरूकता, जागरूकता से व्यवहार बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि हमें जो राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र है, देखिए हमारे पास क्या है, पता चला कि हमारे लोग 90% हैं और 90% के वोटों के आधार पर 10% लोग शासन कर रहे हैं। हमें इस BS4 अभियान के साथ साथ हमें लोगों को मताधिकार के लिए तैयार करना पड़ेगा, और उपयुक्त मताधिकार को तैयार करने का जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को हमें एक तुलनात्मक रूप से अपने जो वोटर हैं उनके पास ले जाना चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि भाई
ये लोग, ये पार्टी सत्ता में आएगी तो वो क्या करेगी, इनके घोषणा पत्र में ये है। बी पार्टी आएगी सत्ता में तो ये करेगी, सी पार्टी आएगी तो ये करेगी, और यदि भारत के संविधान के माध्यम से हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत के संविधान को लागू करेंगे। जब इसको लागू करेंगे तो सीधे मोटे तौर पर पैरामीटर्स हो सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। जब तक हम इस मानसिकता को तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारे वोट को बड़े पैमाने पर खरीद कर वो लोग अपनी सरकारें बनाते रहेंगे। और यदि हम इस चेतना को लेकर जाते हैं कि सरकार के ये दायित्व है और इनके घोषणा पत्र ये है, और हर 5 साल में उसका असेसमेंट करते हैं कि इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में ये कहा था लेकिन सरकार बनाने के बाद ये उस वादे से मुकर गए, यदि हम इस आंदोलन को थोड़े बड़े पैमाने पर चलाते हैं तो मुझे लगता है कि संविधान के विरोध में काम करना तो दूर, संविधान के तरफ देखना भी, संविधान की तरफ देखना भी विरोधी ताकतों के लिए मुश्किल होगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।